आलोक जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, इनके देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से कई विषय पर लोग सवाल पूछते हैं। कई कई मामले पर उससे प्रधानमंत्री केयर फंड पहले से बना हुआ था, उसके बावजूद भी इन्होंने बनाया। उस पर जब पूछता है कि उसका हिसाब किताब बताया जाए, जनता को जानने का अधिकार है, तो उसमें बोलता जनता को इसमें जानने का कोई अधिकार नहीं है, कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ। उसी तरह पेगासस के मामले पर सवाल पूछा जाता है, उस पर भी जवाब नहीं दिया जाता है। कई बेरोजगारी पर उससे जवाब मांगिए, उस पर भी जवाब नहीं दिया जाता है। महंगाई पर जवाब पूछिए तो उस पर भी जवाब नहीं दिया जाता है। बाहर में लोग सवाल पूछते हैं तो उसका भी जवाब नहीं दिया जाता है। सदन में पूछते हैं उस पर सवाल तो लोग उसको सस्पेंड कर देते हैं। ये किस तरह का शासन व्यवस्था है? आलोक जी पहले अपने अपने गिरेबान में झांक के देखें, उसके बाद बताए। हेमंत सोरेन एक स्वच्छ छवि का व्यक्ति है, कहीं से भी उसके ऊपर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है। आज जो भी आरोप उसके पार लगाया जा रहा है एक षड्यंत्र के तरह षड्यंत्र कर रहे हैं आलोक जी। आलोक जी आप विपक्षी मुख्यमंत्रियों पर षड्यंत्र कर रहे हैं क्या? आलोक जी सीधा आरोप है आप पर। मोहन जी रुक जाइए, आपका टाइम हो गया। हाँ बोलिए। दीपक जी पटना रांची से चले चार्टर्ड प्लेन लेके लैंड किए दिल्ली एयरपोर्ट पे। पता चला कि दिल्ली एयरपोर्ट पे भी ईडी खोज रही है। वहां से ऐसा गायब हुए कि रात भर नहीं मिले और रात भर फिर वापस। सोचिए रांची से दिल्ली कितनी दूर है, रात में फिर गाड़ी से पहुंच के छिपते छिपाते वापस रांची। चार्टर्ड प्लेन, एक मिनट, चार्टर्ड खोजने की जरूरत क्या? जब 10 नोटिस भेज चुकी आएंगे नहीं तो खोजेंगे नहीं क्या? ईडी को राइट आपको अरेस्ट करने का पता नहीं आपको? आप उसको बीच में मत बोलिए, रखना चाहिए, बीच में नहीं बोलिए ना। चलिए ठीक है, तो उन लोग बोलते रहिए कहां से फिर ट्रैफिक होगा। बात बोलिए। अरे जो बोल रहा हूं उसी का जवाब दीजिए ना भाई। पत्रकारों ने पूछा कि आपको तो इमाम घोषित हो गया था, कहां भाग गया था? अरे ये सवाल है, समझ गया तो उसको आप 2 दिन समय इंतजार करना चाहिए। अच्छा मत जाइए, आप मत जाइए, नोटिस का जवाब मत दीजिए, ठीक है ना? आप नोटिस का जवाब मत दीजिए। ईडी कोर्ट पे जाके वारंट लियाएगी, अरेस्ट कर लेगी, तब और चिल्लाइएगा। कल समय दिया गया है, कल समय दिया गया है। और ईडी ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू जी के फुटस्टेप्स पे चल रहे हैं ना। बढ़िया है, बहुत बढ़िया लोकतंत्र चलाएंगे आप। एकदम लोकतंत्र परिवार में ही रहना चाहिए, परिवार से बाहर नहीं, परिवार से बाहर लोकतंत्र नहीं जाना चाहिए। अमित शाह का बेटे में बीसीसीआई का अध्यक्ष बन जाते हैं, परिवार से बाहर लोकतंत्र नहीं जाना चाहिए। बेटा सांसद बन जाते हैं। ठीक है, मैं बहस को आगे ले जाता हूँ, सीधे चरण सिंह सापरा साहब के पास चलता हूँ। सापरा साहब क्या हो रहा है? सबके ऊपर भ्रष्टाचार। किसी के आपके सांसद के यहाँ से 350 करोड़ मिलते हैं। अब देखिए BMW से 36 लाख मिल गए हेमंत सोरेन की। देखिए दीपक जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले मैंने आप ही के चैनल पर वो खबर देखी थी कि तमिलनाडु के अंदर। सापरा साहब, मैं इस वक्त आपको रोक रहा हूँ, आप ही से बहस शुरू करूंगा, लेकिन इस वक्त बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी खबर है। 3 से 4 दिन में कैबिनेट का विस्तार होगा। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर बहुत बड़ी अभी सिर्फ 3 मंत्रियों ने शपथ ली है। ये बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ी खबर है। कौन कौन आएगा, किस तरह से जातिगत समीकरण साधे जाएंगे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी भी जिन लोगों ने शपथ ली है, चाहे वो विजय सिन्हा हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, ये तमाम राजनीतिक जो राजनीतिक संकेत हैं, जातिगत समीकरणों को साधने की बिहार में सार्थक कोशिश पहले कैबिनेट जिन लोगों ने शपथ ली है उन्होंने ली है। और उसके बाद अब 3-4 दिन में फिर से वहां पर कैबिनेट का विस्तार होगा। चरण सिंह साहब अपनी बात शुरू करिए, शुरुआत से शुरू करिए। जी मैं यही कह रहा था कि मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं जिससे पता चलता है कि ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट बन चुका है, वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं है। कुछ दिन पहले तमिलनाडु के सेलम में 2 गरीब किसानों को भी ईडी का नोटिस गया था। एक 72 वर्ष का किसान और एक 67 वर्ष का किसान था, जिसके अकाउंट में 450 रुपए थे मात्र। उसको भी ईडी का नोटिस गया था और बाद में तहकीकात करने पर पता चला कि उस जमीन पर, उन किसानों की जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता की नजर थी। उनको डराने के लिए वो नोटिस भेजे गए थे। दूसरा उदाहरण देता हूं कि ईडी के 5,906 केस हो चुके हैं, उसमें से मात्र 24 पर कन्विक्शन हुआ है, यानी 0.46 इसका कन्विक्शन रेट है। तो ईडी पर निश्चय रूप से संशय होगा।
तीसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के या जुड़े हुए नेता जो हैं या जुड़े हुए व्यक्ति जो हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पीयूष जैन कानपुर से 270 करोड़ रुपया पकड़ा गया था। वो पीयूष जैन आज कहां हैं? वो बाहर घूम रहे हैं। उसी तरह से विरूपक्षपा जो भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटका के नेता हैं, 10 करोड़ रुपया उनके घर से पकड़ा गया चुनाव के समय। विरूपक्षपा पर क्यों नहीं ईडी तहकीकात कर रही है? एपीजी शिपयार्ड कंपनी ने 22,800 करोड़ का घपला किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया, उसका क्या हुआ है? अगर पीयूष गोयल के कंपनी के शेयर अजय पिरामल 1000 गुना पैसों से खरीदते हैं तो उसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं होती है। उसी तरह से अनेक नेता जो विपक्ष में रहते हैं उस समय तो वो नेता भ्रष्टाचारी होते हैं। जैसे अजीत पवार है, प्रफुल्ल पटेल है, छगन भुजबल है, हसन मुशर्रफ है, या फिर हेमंता बिस्वा शर्मा है, या शुवेंदु अधिकारी है, उस समय तो ये भ्रष्टाचारी होते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं, कमल डिटर्जेंट से साफ हो जाते हैं, तो ये सदाचारी बन जाते हैं। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जिससे प्रश्न चिन्ह उठता है कि ये ईडी जो है ये भारतीय जनता पार्टी की चुनावी टूलकिट का हिस्सा बन चुका है। के वाजपेयी जी, क्या ईडी चुनावी टूलकिट का हिस्सा है? और क्या वाकई ईडी में कन्विक्शन रेट इतना ही कम है जितना चरण सिंह साहब बता रहे हैं? आप तो खुद बड़े वकील हैं, बताइए वाजपेयी साहब। देखिए सप्रा साहब को सब मालूम है, सप्रा साहब अपना फर्ज निभा रहे प्रवक्ता का। ये पूछिए इनसे 18 पार्टियां इसी आर्ग्यूमेंट के साथ, इसी डाटा के साथ, इसी स्टैटिक्स के साथ सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट में प्रेयर ये थी कि साहब हमको ईडी और सीबीआई मिसयूज़ करके हमको फंसाया जा रहा है, कृपया हमारे ड्राइंग रूम में बैठ के हमारी इन्वेस्टिगेशन करिए और हमारे क्वैश करिए केस से। सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशन डिसमिस कर दी थी। तो उसके बाद ये आर्ग्यूमेंट कहाँ से अवेलेबल है इनको कि ईडीआई मिसयूज हो रही है, सीबीआई मिसयूज हो रही है? मतलब क्यों गुमराह कर रहे हो? कौन इस आर्ग्यूमेंट को मानने जा रहा है? देखिए भ्रष्टाचार जो किया है, जैसा भी जिसकी इन्वॉल्वमेंट है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये सरकार का और सरकार के मुखिया का 2014 से बड़ा क्लियर डिक्लेरेशन है। ये नाम गिनाने से नहीं चलेगा। जिन के आपने नाम गिनाए ना, किसी को क्लियर चिट नहीं मिली है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और इन्वेस्टिगेशन जब तक जारी रहती है जब तक एविडेंस की कड़ियां नहीं मिलती हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि किसी के खिलाफ अगर कोई आरोप लगेगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट है वो कोर्ट के सामने रखी जाती है। अगर उसमें कोई एविडेंस नहीं होगा तो कोर्ट फेंक के मारती है कि नहीं कोई केस नहीं बनता है, चलिए डिस्चार्ज करिए इसको। ये मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और दूसरे संजय सिंह, ये सब 1.5-2 साल से अंदर है। क्यों अंदर है भाई? ये नवाब मलिक एनसीपी वाले वो भी अंदर रह के आए। हम ये कह रहे हैं, देखो अगर जरा भी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो कोई एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती है। लालू यादव को चारा घोटाले में सजा हुई कि नहीं हुई? कोर्ट ने सजा की कि नहीं की? इसको भी जुटला सकते हैं। राहुल गांधी बेल पे है, इसको भी जुटला सकते हैं। सोनिया गांधी बेल पे है, इसको भी जुटला सकते हैं। जनता इस बहकावे में नहीं आने वाले।